कल हमने एक क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन रिपीट करते हैं। कल ये क्वेश्चन था, मान लो आपके पास में एक बॉडी है जो इनिशियली v नॉट वेलोसिटी से लीनियर में जा रही है, ठीक है। थोड़ी देर बाद में एट t इक्वल्स टू 0 एंड आफ्टर सम टाइम एट t इक्वल्स टू t टाइम में इसके पास में एक वेलोसिटी v आ जाती है और इसके पास में ओमेगा भी हो जाता है। इसका मतलब ये CTR करने लग गया है और यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है। क्लियर और नॉट होता है। चलो इसी की बात करते हैं। मान लो कि ये वाला जो सिनारियो है, जो फाइनल पॉइंट है और ये जो इनिशियल पॉइंट है, इन दोनों को हमने सॉल्व किया था पूरा मेथड लगा के, ठीक है। तब हमारा कुछ आंसर आया था कि v फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल अपॉन 1 प्लस c। व्हाट इज c? I is equals to CMR square. C is the constant for the given for body. Clear? बॉडी के अकॉर्डिंगली वो गिवन होगा। डन है। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसका जो मेथड किया था उसका एक बेसिक मेथड और कर सकते हैं। सेकंड मेथड देखो, क्या यहां पे कोई भी फोर्स काम कर रहा है? सोच के बताओ, क्या यहां पे कोई फोर्स काम कर रहा है? यस सर, फोर्स काम कर रहा है। कहां काम कर रहा है? यहां पे काम कर रहा है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। अब यहां पे कौन काम कर रहा है? स्टैटिक। सुनना गौर से, फाइनल पॉइंट पे जाते कौन कर रहा है काम? स्टैटिक। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो भी काम कर रहा है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कल किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में, उसमें यह था कि फाइनल और इनिशियल के बीच में जो फ्रिक्शन काम कर रहा है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक से बढ़ता 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 फ्रिक्शन कहां तक चला गया? स्टैटिक तक चला गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वाला पॉइंट फ्रिक्शन फोर्स जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? बताओ। नहीं लगा सकते। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू 0 होता है। तभी आप क्या बोलते हो? एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। याद नहीं क्या? इधर देखो, अगर आपने बोला समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 देन डीपी बाई dt इज इक्वल टू 0 देन p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल इज इक्वल टू कांस्टेंट। तभी लगाते थे ना, फोर्स 0 होता था तब। क्या यहाँ पे टॉर्क 0 है क्या? यहाँ पर सर कहां पे? सेंटर पे। तो क्या सेंटर पे जाओ और इसको घुमाओ, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इनटू आर आ रहा है ना, तो यहां तो टॉर्क 0 है ही नहीं, तो यहां एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। इस पॉइंट पे तो नहीं लगेगा। तो यहां पे चेक करते हैं, यहां पे लग रहा है क्या? mg इसी में से निकल गया तो 0, और इसके अबाउट ही फ्रिक्शन फोर्स इसी में से निकल गया तो यहां पे 0। तो क्या मैं इसको C पॉइंट बोल दूं? ये हो गया कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो क्या हम ये बोल सकते हैं at center of mass torque is not equals to 0, then L is not equals to constant। सही बात है कि नहीं है? बट at point of contact, इसको A पॉइंट दे देते हैं। एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A पर क्या टॉर्क इज इक्वल टू 0 है? यस, दैट्स व्हाई L इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। समझे नहीं समझे? तो समझ लेते हैं हम। तो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल हो जाएगा। इनिशियली L कितना है ये बताओ? इनिशियली कैसा कर रहा है? लीनियर मोशन कर रहा है। अब ये बात ध्यान रखना, ये बात कोई नहीं पूछेगा कि सर L इज इक्वल टू mvr होता है और L इज इक्वल टू I ओमेगा होता है नहीं होता? अगर बॉडी लीनियर मोशन कर रही है तो ये लगा सकते हैं, बॉडी रोटेशन में जा रही है तो ये लगा सकते हैं। इनिशियली बॉडी किस में जा रही है? ओनली लीनियर मोशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? m v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v नॉट, रेडियस कितनी है? r, इज इक्वल टू फाइनल कौन है? एक तो I ओमेगा है, नहीं समझे, और कौन है? m v और r है। ये लीनियर में आ गया और ये रोटेशन में आ गया। नहीं समझे? समझ गए? एक बात बताओ, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? CMR स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसको? और ओमेगा को V बाई आर।
नहीं समझे? प्लस यहाँ पे क्या हो गया, एम वी आर, और इधर हो गया एम वी नॉट आर। क्लियर? अब देखो एक आर से ये आर निपट गया, आर आर और आर निपट गया, एम एम और एम निपट गया, बचा क्या? देखो इधर बचा वी नॉट और इधर क्या बचा, सी वी प्लस वी, सी वी प्लस वी। तो वी यहां से कॉमन ले लिया, 1 प्लस सी आ गया, ये वी नॉट, तो वी की वैल्यू कितनी होगी, वी नॉट बाई 1 प्लस सी, डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कहां लग रहा है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वही लग सकता है जहां पे नेट टॉर्क की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। अगर टॉर्क की अब्सेंस में कोई काम किया जा रहा है और वो रोटेशन कर रहा है, इट मींस देयर एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। सेम एज इफ फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, देन मोमेंटम विल बी कंजर्व। कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। क्लियर और नॉट? फटाफट नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन किया है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इसकी बॉडी अब डिफाइन कर देंगे, ऐसे करते हैं, ठीक है? ये जो सी में आ रहा है ना आंसर, सी में नहीं लाके इसको पर्टिकुलर एक बॉडी बना देते हैं। क्लियर? मान लो मैंने डिस्क बना दी, कोई रोलिंग बॉडी सॉलिड स्फीयर बना दिया, उसके लिए डिफाइन करना है। करो, नोट करो। मान लो इसी क्वेश्चन में आपको एक और चीज दे दी, ये तो चलो वी पूछ ले उसने, टाइम पूछ लिया, अगर वो पूछ ले कि इसमें फ्रिक्शन ने कितना काम किया है, तो बताओ फ्रिक्शन कितना काम करेगा, करके देखें। अगला क्वेश्चन लिख लो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन टिल यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग अकर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फ्रिक्शन ने कितना काम किया। अब एक बात बताओ, हमें निकालना क्या है, सॉल्यूशन करते हैं, निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना काम करता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एम जी लिख तो चलेगा। और फ्रिक्शन किधर काम करता है, cos 180 में। चलो ये डिस्प्लेसमेंट s आ गया, f डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है cos, cos 180 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क डन करता है। तो हम ये लिख देते हैं माइनस का म्यू एम जी इंटू एस, म्यू देगा वो, एम जी हमें पता है, तो बस एस निकालना बाकी है। नहीं समझे? समझ गए? अच्छा, एस निकालने के लिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, ये तो ओनली तुम्हारा लीनियर हुआ ना, ये तो तुम्हारा क्या हुआ, लीनियर हुआ। हमें अब तुम्हें वर्क डन बाय फ्रिक्शन और निकालना है, तो वो तुम्हें किसके लिए निकालना पड़ेगा, रोटेशन के लिए। ठीक है, रोटेशन यहां पे तुमने लिखा एफ डॉट डी एस, फोर्स को किससे रिप्लेस करते हो रोटेशन में, टॉर्क से, तो हमने टॉर्क कर दिया। एस को किससे रिप्लेस करते हो, थीटा से, तो हमने इसको डी थीटा लिख दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब फ्रिक्शन किस साइड में लग रहा है, इस साइड में लग रहा है, तो टॉर्क भी तो इसी साइड में लग रहा है ना, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है भाई, एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो फिर टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू एल्फा। थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं पता, तो थीटा निकालना है। इट मींस आई हमें पता है, बॉडी का आई हमें पता है क्या, यस सर पता है, आई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, सी एम आर स्क्वायर। लेकिन इस बार ये बॉडी कौन सी है, हमने एक सिलेंडर मान लिया ना, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर मान लिया। सॉलिड सिलेंडर मानते ही हमने कह दिया सर ये एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, मतलब सी की वैल्यू हाफ है। नहीं समझे? समझ गए? अगर सी की वैल्यू हाफ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एम आर स्क्वायर बाई 2 एल्फा इंटू थीटा। जैसे जैसे आप एल्फा इंटू थीटा निकाल लो, बाकी काम हो गया हमारा। सही बात है? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये कौन सा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, रोटेशन का। ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आया, लीनियर का। हमारा एम क्या होना चाहिए, एक तो एस निकालना है, एक हमें अल्फा निकालना है, एक हमें थीटा निकालना है। फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसको भी नोट करते रहो फटाफट। चलो इस साइड में कर लेते हैं, छोड़ो इधर रुको, एक मिनट निपटा देते हैं ना अभी क्वेश्चन को। हम यहाँ पे एक छोटा सा एक डब्बा बना के हमारी कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं,
सबसे पहले हमें ये चीज पता है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, आई की वैल्यू क्या है, सी एम आर स्क्वायर। यहां बॉडी का सी एम आर स्क्वायर दे रखा है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो हमने कह दिया सी की वैल्यू हाफ हो गई सर। क्लियर है। दूसरी बात, वी फाइनल की वैल्यू कितनी आ रही है, वी नॉट अपॉन 1 प्लस सी होती है नहीं होती, पहले यहां ध्यान दो, अब बाद में नोट करना। वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस हाफ 3/2, 2 ऊपर चला गया 2/3, तो ये हो जाएगा 2v0/3। डन है कि नहीं है। अब एक बात बताओ, हमें चाहिए क्या, हमें तो एस चाहिए और टी टाइम गिवन है, नहीं है क्या, टी टाइम गिवन है। चलो एस भी नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ और सिर्फ एस की वैल्यू निकालना चाहते हैं, टाइम लाना ही नहीं चाह रहे। अगर टाइम नहीं लाना चाह रहे तो थर्ड इक्वेशन होती है। थर्ड इक्वेशन में क्या क्या होता है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। सही बात है। क्या हमारे पास में फाइनल स्पीड है v इन फॉर्म ऑफ इनिशियल, यस। क्या हमारे पास में इनिशियल स्पीड है v, यस। तीसरी बात, अल्फा सॉरी अल्फा क्या, एल ए एक्सेलेरेशन ऑफ है हमारे पास में, यस। एक्सेलेरेशन क्या होता है, म्यू इंटू एम जी, तो म्यू इंटू जी हो जाएगा। चलो देखो यहां पे हो गया, एक्सेलेरेशन क्या लिखोगे आप, माइनस का म्यू जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो एक्सेलेरेशन भी है और एस चाहिए, तो एस अब निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन, पहले लीनियर सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन के हिसाब से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन नेगेटिव है भाई। सही बात है, इसको इधर ले आते हैं। एक्सेलेरेशन हमें पता है माइनस का म्यू एम जी है, म्यू जी हो गया ना, इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो इधर आ जाएगा, इसको इधर ले आए। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, 2v0/3 का स्क्वायर इक्वल टू v0 का स्क्वायर, और ये प्लस है तो इसको माइनस का 2, ए की जगह माइनस म्यू जी लिख दिया और एस की वैल्यू निकाली जाएगी। क्लियर और नॉट। इसकी वैल्यू इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये बन गया 2 म्यू जी एस इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर, कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 1 माइनस ये क्या बन जाएगा 4/9 बन जाएगा, ये बन गया 4/9, तो क्या आ जाएगा 5/9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कह दिया 5 वी नॉट का स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 2 म्यू जी एस। सही बात है। तो म्यू जी को उठाओ और यहां पे ले आओ, इस 2 को उठाओ, इसको 18 कर दो, ये लो हमारे पास में आंसर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो डन है। तो ये आ गया आपके पास में 5v0 स्क्वायर 18 इंटू म्यू जी। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन लीनियर आ गया कि नहीं आ गया, लीनियर कैसे आ जाएगा बताओ, लीनियर की वैल्यू कितनी है ये दे, तो बाय इक्वेशन 1 माइनस का म्यू एम जी इंटू एस की वैल्यू हो गया 5v0 स्क्वायर बाई 18 म्यू इंटू जी। सही बात है, म्यू जी से म्यू जी मर गया, बचा गया माइनस 5m v0 स्क्वायर बाई 18। सही बात है ना। चलो ये सॉल्व हो गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया, वो भी कौन सा है अभी तक, लीनियर है। अरे क्लियर है क्या। चलो ये हमारा एक काम तो हो गया, आंसर फर्स्ट आ गया हमारा। सेकंड आएगा उसको ऐड कर देंगे, सेकंड निकालने की कोशिश करें। अब हम निकालते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसका रोटेशन का। उसके लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा और थीटा चाहिए। अल्फा की वैल्यू कहां से लेके आओगे, अल्फा की वैल्यू कहां से लेके आओगे और थीटा की वैल्यू कहां से लेके आओगे, पहले ये बताओ। थर्ड इक्वेशन है कि नहीं, थर्ड इक्वेशन निकालते देखो गौर से। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। नहीं समझे, समझ गए। इनिशियल ओमेगा तो है ही नहीं, इनिशियल ओमेगा है क्या, नहीं है, तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, देखो v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो गया, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सही बात है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख दो, v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अल्फा थीटा। अब इसको 2 को उठाए यहां रख दिया, क्या हमें अल्फा थीटा की वैल्यू पुट हो गई, इस अल्फा थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो, करके देखें तो क्या आंसर मिल रहा है, देखो गौर से, एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा थीटा की जगह क्या आ गया
वी स्क्वायर अपॉन 2r²। समझे नहीं समझे? इससे ये मर गया तो क्या बचा? एम वी स्क्वायर बाई 4। लेकिन ये वी स्क्वायर है, फाइनल वाला है, इनिशियल की टर्म में चाहिए ना हमें। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है रोटेशन की वजह से। हम क्या लिखेंगे बेटा? एम वी स्क्वायर बाई 4। तो एम बाई 4 पड़ा है, वी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखते हैं? है ना, वी स्क्वायर की जगह लिख दिया 2v0/3 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट ऑन करो तो m 4v0² बाई 4 इंटू 9। सही बात है क्या? इससे ये मर गया तो क्या आया आंसर? mv²/9। ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि टॉर्क भी इधर ही जनरेट हो रहा है और फ्रिक्शन भी इधर ही लग रहा है। तो ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यू टू रोटेशन। नहीं समझे? ठीक है, तो अब हम लिख देते हैं फाइनली टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। क्लियर? तो टोटल के लिए यहां पे लिख दूं तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? एक तो था लीनियर की वजह से, कितना आया? -5/18 mv0²। और कौन सा है इसकी वजह से? mv0²/9। इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ जाएगा? mv0²/9 आ गया। अंदर क्या बच गया? 1/9 माइनस 5/18। इसको सॉल्व कर लें तो क्या आंसर आएगा? देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं? 1/9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/18। तो -3/18, -3/18 कितना होता है? 1/, एक मिनट, 9 ले लिया ना, 9 को छोड़ दो ना, mv² को ले लो। अब ओके, ठीक है, ये हो जाएगा 1/, यहां लिख देता हूं इतना सा डब्बा और ये फाइनल आंसर दिख रहा है आराम से। इसको लिखा हमने वर्क डन टोटल, कितना आ जाएगा? mv0² इंटू ये बचा 5 माइनस 2, 3 माइनस का 3, -3/18, 1/6। कौन सा? माइनस का 1/6। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन टोटल कितना काम करेगा? -mv0²/6। ये फाइनल आंसर आएगा। समझे नहीं समझे? क्लियर है? अब नोट कर लो। देखो कैसे किया, पहले किया हमने लीनियर, फिर उसके बाद में निकाला हमने रोटेशन। लीनियर और रोटेशन दोनों का वर्क डन ऐड कर दिया। दोनों का वेक्टर एडिशन होगा, सिंपल एडिशन होगा? वेक्टर एडिशन नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन वेक्टर है ही नहीं। समझे नहीं समझे? तो समझा तो नहीं समझा? क्लियर? नोट करो। नेक्स्ट करते हैं प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। लास्ट टॉपिक तुम्हारा एक है टॉपलिंग। ठीक है, हाँ टॉपलिंग वो नहीं है, पहले था, अच्छे क्वेश्चन आते थे टॉपलिंग के। खैर हम करते हैं प्योर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इसमें तुम्हें ये क्वेश्चन पूछेगा कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल थीटा है, वहां से अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ू और वो सीटीआर करते हुए नीचे आ रहा है, तो सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट पहुंचेगा? सबसे लास्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट पहुंचेगा? मान लो तुमने सॉलिड स्फेयर को छोड़ा, डिस्क को छोड़ा, रिंग को छोड़ा, तीनों को एक साथ छोड़ा, तो सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा? देखते हैं। सबसे पहले देखो, मान लो कि कोई एक बॉडी है जो एक इंक्लाइंड सरफेस पे आ रही है। ठीक है, इस बॉडी को हम कह देते हैं I = CMR²। ओके क्या? जो CMR² बोल दिया तो C डिफाइन करोगे तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा कि कौन सी बॉडी है, होलोस्फेयर है वगैरह वगैरह। ये बॉडी नीचे आएगी तो इनिशियली ये क्या कर रही है? इनिशियली एकदम इनिशियल वैल्यू पे इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? A0 =
जी साइन थीटा लिखते नहीं लिखते? नहीं समझे? नहीं समझे? इनिशियली क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा से नीचे आ रहा है, और यहां पे एक और एक्सेलरेशन जनरेट हो गया है, ए इज इक्वल टू म्यू इंटू जी। नहीं समझे? एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, म्यू इंटू जी। अब एक बात बताओ, यहां पे अगर तुम्हारे पास में एक्सेलरेशन म्यू इंटू जी आ गया, और अगर मैं यहां से एक बोल दूं कि तुम्हें अल्फा और निकालना है, अल्फा से तुम एक्सेलरेशन निकाल पाओगे? अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे ये बताओ भाई? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। क्लियर हुआ? तो टॉर्क की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन फोर्स इंटू रेडियस। देखो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर, फ्रिक्शन फोर्स इंटू रेडियस इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, सी एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा आ गया। नहीं समझे? इस आर से ये आर चला गया। क्लियर? एक मिनट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर आ गया, आई इंटू एल्फा आ गया। ठीक है, यहां से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एम जी होती है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिख दी म्यू एम जी इज इक्वल टू सी एम आर इंटू एल्फा। इसकी वैल्यू पुट की, एम से एम मर गया तो बचा गया म्यू जी अपॉन में सी आर इज इक्वल टू एल्फा। समझे नहीं समझे? यहां तक ओके है? ओके है कि नहीं है? एल्फा इंटू आर एक्सेलेरेशन होता है नहीं होता? एल्फा इंटू आर एक एक्सेलेरेशन होता है, तो मैंने यहां पे लिख दिया एल्फा इंटू आर इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, म्यू जी बाई सी। क्लियर और नॉट? क्लियर है? अब वही इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, और वेलोसिटी कितनी होती है भाई, वी नॉट अपॉन 1 + c। होता है कि नहीं होता है? होता है। क्या यहाँ पे म्यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है? ये सब वैल्यू कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, न्यूटन वैलिड हो जाएगा। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, क्या हम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा के वहां से s निकाल सकते हैं? s निकालने के बाद में थीटा निकाल सकते हैं, वहां से फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं तो ट्राई करोगे? ट्राई करोगे? इसको नोट करो फिर ट्राई करो। अगर आपको इससे नहीं बैठ रहा है तो इधर देखो, एनएलएम पढ़ा था, अरे ये तो डिफाइन करने की नीड नहीं है ना। ठीक है, एनएलएम पढ़ा था, एनएलएम में क्या था, खींचने वाला, रोकने वाला, चलाने वाला, ऐसे ही कुछ था, उससे कर ले में। खींचने वाला कौन है, एम जी साइन थीटा है, सही बात है ना? रोकने वाला कौन है, फ्रिक्शन फोर्स। चलाने वाला कौन है, एम ए। सही बात है कि नहीं है? चलो ठीक है, उससे कर लेते हैं। खींचने वाला एम जी साइन थीटा, रोकने वाला फ्रिक्शन फोर्स, चलाने वाला एम ए। सही बात है क्या? चलो सही बात है। तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स क्या लग जाएगा, म्यू इंटू एन लग जाएगा। सही बात है? तो फ्रिक्शन फोर्स, अब एम ए है तो यहां से ए की वैल्यू निकाल लेंगे। एक इक्वेशन पड़ी है हमारे पास में, एक इक्वेशन ये आ गई। डन है क्या? ए की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आर अल्फा होती है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, आर अल्फा होती है, तो ए की जगह पे अब अल्फा आप कैसे निकाल सकते हो, तुम्हें ए चाहिए, ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, आर पता है तुम्हें, यस। अल्फा कहीं से निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब अल्फा कहां से निकालोगे, अभी भी निकाला था फ्रिक्शन से, तो फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन के लिए क्या निकालोगे, टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है क्या बेटा? ठीक है सर, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा। सही बात है? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू एन लिख देंगे। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू एन, तो ये हो जाएगी म्यू इंटू एन इंटू आर इज इक्वल टू सी एम आर स्क्वायर। चलो सीधा ही यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं ए की। अल्फा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए बाई आर इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा की जगह पे मैं लिख दिया ए बाई आर। नहीं समझे? समझ गए? इस आर से एक आर गया, इस आर से ये आर गया। क्लियर है? यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं, तो म्यू एन की वैल्यू क्या होती है, एम जी होती है, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगी, एम जी इधर आ रहा है, इधर आ जाएगी एम जी कॉस थीटा, तो हमने लिख दी एम जी कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, सी एम आ जाएगा, और ये ए इधर ही पड़ा है, एम से एम कट गया, बचा गया ये। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, म्यू जी कॉस थीटा बाई सी। डन है कि नहीं है? इसको उठाओ और यहां टिका दो,
रखे नहीं रखे? रख सकते हैं। अब यहां से वैल्यू पुट ऑन कर लो। यहां से वैल्यू पुट ऑन करोगे तो म्यू की इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू एन लिख दोगे। म्यू इंटू एन लिख के यहाँ पे म्यू एम जी कॉस थीटा, तो एम जी से एम जी वगैरह कट जाएंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। आप ए की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड करके लिख दो क्या? तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? जैसे ये लिखा था वैसे ही इसको एक रिप्लेसमेंट थ्योरी से याद करने की कोशिश करें तो कैसे हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 1 प्लस सी। तो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या था? mg sin थीटा में एक्सेलरेशन कितना है? g sin थीटा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं g sin थीटा अपॉन क्या आ जाएगा? नहीं समझे? डायरेक्ट हो गया रिप्लेसमेंट थ्योरी से। आया कैसे? उसका सिनेरियो मिल गया आपको? नहीं समझे? तो इसकी वैल्यू आ गई। तो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस सी हो गया। क्लियर? अब मैं आपको बताऊं, अब मैं आपसे पूछूं c की वैल्यू क्या पुट करोगे बॉडी के अकॉर्डिंग? अब मैंने बोला फर्स्ट सॉलिड सिलेंडर है, सॉरी सॉलिड स्फेयर है, एक रिंग है और एक डिस्क है। इन तीनों में से नीचे जल्दी कौन पहुंचेगा? देखते हैं। इसके लिए सी की वैल्यू कितनी होती है? 2/5। इसके लिए सी की वैल्यू हाफ नहीं 1 है। डिस्क के लिए हाफ। क्लियर है? इन तीनों में करते हैं। मान लो कि इस सी की वैल्यू को मैंने पुट करा तो एक्सीलरेशन ऑफ सॉलिड स्फेयर क्या हो जाएगा? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/f। क्लियर? 2/c कितना हो गया? 5 7। तो 5/7 जी साइन थीटा। करेक्ट? एक्सेलरेशन ऑफ रिंग कितना हो जाएगा? सी की वैल्यू 1 है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 1/2 जी साइन थीटा। सेकेंड एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1/2 3/2 तो 2/3 जी साइन थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ किसकी वैल्यू कितनी है? निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? ऐसे करो 7 है इंटू 2 है इंटू 3 है, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 7 42 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 42 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं इसको 42 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6। तो आ गया कितना? देखो एक्सेलरेशन ऑफ एस और कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ रिंग और एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क कितना आ जाएगा? देखो जी साइन थीटा सबका कैंसिल हो गया। ये आ गया 5/7। क्लियर? ये आ गया 1/2। ये आ गया कितना? 2/3। मैं कह रहा हूं सबको 42 से मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा ना? इसको करो 6 30, इसको करो 14। कौन सबसे ज्यादा है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक्सेलरेशन किसका सबसे ज्यादा है? सॉलिड स्फेयर का। तो टाइम सबसे कम किसको लगेगा? सॉलिड स्फेयर को। बता सकते हो नहीं बता सकते? नहीं समझे? समझ गए ना? तो किसको ज्यादा टाइम लगेगा किसको कम टाइम लगे? भैया एक्सेलरेशन ज्यादा है उसके पास में फुल गजब एक्सेलरेशन है। कितना? किसका? तुमने ही तो बोला था। अच्छा 14 और 28 हो गया ना? क्या मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ देता हूँ? चलो खैर कोई बात नहीं, हो जाती है। फिर भी सॉलिड स्फेयर सबसे हैवी है ना। सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सॉलिड स्फेयर। उसके बाद में कौन पहुंचेगी? डिस्क। उसके बाद में तो ऐसे मैं 2-3 ऑब्जेक्ट दे दूं और उसमें सीक्वेंस पूछ लूं तो क्या ये क्वेश्चन बन सकता है? इजी है कि नहीं है? और किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो भी तो बता सकते हो ना, सिमिलर काइंड ऑफ वेलोसिटी। डन है? अब इसको नोट कर लो, इस टाइप की क्वेश्चन पूछेगा। इसमें मैंने 3 लिखे हैं, वो 2 में पूछ लेगा कि दोनों का इक्वल होगा। जैसे मैंने चलो पूछ लिया तुम्हें कि मैंने एक सॉलिड सिलेंडर और एक डिस्क, दोनों को जिनका मास सेम है उन दोनों को एक इंक्लाइंड प्लेन थीटा से लुढ़काया। ठीक है? तो बताओ नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सेम टाइम लगेगा। सी की वैल्यू कितनी है? डिस्क के लिए हाफ, सॉलिड सिलेंडर के लिए हाफ। हो गया ना? नहीं समझे?
बस हो गया, डन है। तो ये तुम्हारा रोटेशन कंप्लीट। इस रोटेशन के बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इलास्टिसिटी। छोटा सा चैप्टर है। इलास्टिसिटी के अंदर जो मेन पॉइंट पूछते हैं ना, वो पूछते हैं आपका थर्मल एक्सपांशन, थर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है, वो मेन पॉइंट पूछते हैं। वो हम सारा कुछ कवर कर लेंगे थर्मो में। थर्मल फिजिक्स के मैं अलग चैप्टर्स कराऊंगा, एनसीईआरटी में अलग दे रखे हैं। थर्मल फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स है वो सुन लो अकॉर्डिंग टू अस। सबसे पहला थर्मोमीट्री, जिसमें हम टेम्परेचर स्केल्स पढ़ेंगे। दूसरा कैलोरीमीट्री। तीसरा हीट ट्रांसफर। फोर्थ हीट ट्रांसफर के बाद में आएगा थर्मल एक्सपांशन। फिफ्थ आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड सिक्स्थ आएगा आपका थर्मोडायनेमिक्स। तो अकॉर्डिंग टू अस हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी में 3 चैप्टर है, तो हम 6 चैप्टर में इलास्टिसिटी का 80% पार्ट जो है थर्मल स्ट्रेसेस और थर्मल एक्सपांशन वो हो जाएगा। बचे हुए कुछ कांस्टेंट्स है, हुक्स लॉ है और सेल्फ इलोंगेशन है, ये सब और कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन है, वो मुश्किल से एक दो लेक्चर का है, ठीक है। तो हम वो कर लेंगे नेक्स्ट में, ताकि वो निपट जाए। उसके बाद में स्टार्ट करेंगे थर्मल फिजिक्स। क्लियर और नॉट? थर्मल फिजिक्स के बाद में आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद में करेंगे एसएचएम एंड देन वेव, देन 11th कंप्लीट, देन मूव टू 12th। क्लियर और नॉट? चलो नोट करो, इसकी डीपीपी क्लियर कर लेना, सारी की सारी डीपीपी क्लियर होनी चाहिए। डन है? चलो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।